Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Dikshit Jahan YouTube channel. So my dear students, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमने चैप्टर नंबर 14 रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अब क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 14 जो है वो बहुत लेंथी चैप्टर है, तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि भाई इस पूरे के पूरे चैप्टर को कैसे तैयार करें, इसमें से पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो पेपर में पूछा जाता है। आज मैं वो परेशानी आपकी दूर करूंगी। मैं चैप्टर नंबर 14 रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ना सिर्फ शेयर करूंगी, बल्कि मैं आपको उनके आंसर बताऊंगी कि आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, उसमें कौन कौन सी सब हेडिंग्स आती हैं, कहाँ से कहाँ तक आप अगर आंसर लिखें तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की लेंथ, उनके नंबर को कैसे जस्टिफाई करना है, वो और कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है, वो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, ध्यान से लेनी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पहले तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, उससे आपका ही भला है क्योंकि इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन हर वक्त आपको मिल जाएंगी। मूव ऑन करते फर्दर वहां से अपना इस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द मेन स्लाइड जहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक आप देख सकते हैं कि हमने एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को आज डिस्कस करना है। आज मैं आपके साथ इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट 16 लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हीं 16 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 14 रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं 16 शॉर्ट क्वेश्चन से पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये वही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, और ये वो भी लॉन्ग है जो इंशाल्लाह आगे भी पूछे जा सकते हैं। ना सिर्फ मैं आपके साथ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगी, बल्कि मैं आपको आंसर बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक आपने इसमें आंसर लिखना है, कौन सी हेडिंग जो है वो इनमें आ जाती हैं, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है कि आप इसकी लेंथ को और नंबर को जस्टिफाई करेंगे। हाँ, मैं समझा नहीं रही, आपको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगी। एक्सप्लेन अगर आपने समझना है और सारी की सारी अगर आपने टॉपिक को समझना है तो चैनल पर जाकर स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करें, उससे रिलेटेड मैंने सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है, समझाया हुआ, पढ़ाया हुआ, वहां से आप पढ़ लें। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। और इसकी आपने मेजर टाइप्स भी बतानी, क्योंकि वो पूछ रहा है डिस्कस इट्स मेजर टाइप्स। अच्छा, अब सवाल जो था ना वो तो आपको समझ आ गया। अब आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर की अगर हम बात करें ना, तो इसमें बेसिकली आपने सबसे पहले इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करना है। इसके आंसर में इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करने के बाद आपने जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना है ना, वो होगा इम्यून सिस्टम। उसके बाद ना आपने इसमें कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी आ जाते हैं, एंटीबॉडीज वाला पॉइंट। ठीक है, उसमें फिर एंटीजन वाला पॉइंट, फिर इसमें टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज वाला भी आप लिख सकते हैं। हाँ, इसमें आप ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करने बैठ जाए, हाँ इसमें आप हेडिंग जरूर ऐड करें जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स वाला इसमें टॉपिक आ जाएगा, जिसमें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, फिर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इतने पोर्शन में आ गया, समझ आ गई कि क्या क्या आना है। अब अगर हम इसकी बात करें ना, इसकी टाइप्स में क्या क्या आ जाता है, तो इसकी टाइप्स में आपको पता है कि एक्टिव इम्यूनिटी आ जाता है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में भी फिर फर्दर जो पॉइंट्स हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, वो आ जाता है। पहला पोर्शन इसका खत्म हो गया टाइप्स वाला। इसका जो सेकंड पोर्शन है ना, उसमें है पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, इसमें भी फिर फर्दर आपको पता है पॉइंट्स आ जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में फिर फर्दर आगे पॉइंट्स आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी वाला, यूज ऑफ पैसिव इम्यूनिटी वाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप A to Z लिखते हैं, इससे क्या होगा कि मैंने आपको हेडिंग्स भी बता दी, इससे पेपर का जो आंसर है वो खूबसूरत भी लगेगा और आप क्वेश्चंस को भी जस्टिफाई करेंगे, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मजीद भी अगर आपको नहीं समझ आई, ऊपर से गई है, तो आपने चैनल पे जाके जब सर्च करेंगे तो रिटन फॉर्म में आपको प्रॉपर हेडिंग्स के साथ नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ही चैनल में स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली पढ़ाने का यही था कि बच्चों को पता हो कि पेपर में हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, मैंने बुक से हट के अपनी जो जितनी पॉसिबल हेडिंग्स थी ना उस टॉपिक की रिलेटेड बना के चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आपने वो देखनी है, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनता है इस चैप्टर का, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। अब इसके आंसर की अगर हम बात करें ना, तो आपने एसेंट ऑफ सैप वाले टॉपिक में जाना है। ठीक है, बुक खोलें जल्दी से और टॉपिक निकालें एसेंट ऑफ सैप वाला। ठीक है, उसमें आपको जो पहला पॉइंट है ना,
वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी वाला, क्योंकि इसमें आगे फिर रूट प्रेशर है, इनहिबिशन है, वो आपने नहीं करना। ठीक है, आपका जो पहला पॉइंट है ना वो इसमें आएगा, क्योंकि कोहेजन टेंशन थ्योरी ऑफ एसिड ऑफ सैप वो पूछ रहे हैं। तो उसमें अब कौन कौन से फिर फर्दर पॉइंट्स आ जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोहेजन वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इसी में वो टेंशन वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और इसी में आगे एडहेजन वाला पॉइंट भी आ जाता है, और इसी में आगे स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स वाला भी पॉइंट आ जाता है। लास्ट पे फिर इसमें पॉइंट आ सकता है वाटर यूज्ड बाय द लीव्स वाला पॉइंट, ठीक है। और फिर फर्दर इसमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेजन टेंशन थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करेंगे आप इसके आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने ये भी पॉइंट लिखना है, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो इन कोहेजन टेंशन थ्योरी वाला पॉइंट सारे का सारा आ जाना, और पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, खूबसूरत पॉइंट्स में ही आंसर लग रहा होता है, ठीक है। तो रूट प्रेशर से पहले तक जितना भी मटेरियल आपकी बुक में मिल जाता है ना वो आपने इस क्वेश्चन में लिखना है, तब आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ आ गई है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है ना, दैट इज एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। सो बेसिकली जो ह्यूमन ब्लड है ना उसका वो फंक्शन पूछ रहे हैं कि जो इंसानी खून है उसका क्या फंक्शन है। तो अगर आप बुक पे जाए ना तो बुक में ये आपको प्रॉपर बोल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स वाला पॉइंट है ना उसमें आगे करके लास्ट पे एंड पे लिखा हुआ फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है, वहां आपने आ जाना। अब इसमें फर्दर पॉइंट्स में आपने लिखना, पैराग्राफ में नहीं लिखना, बार बार कह रही हूँ। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं? पहला पॉइंट तो इसमें जाहिर है हेडिंग मेजर यही आएगी कि फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, इन ह्यूमन। फिर उसके बाद आपने लिखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। फिर आपने लिखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, इम्यूनिटी, ब्लड एक्ट एज बफर, ठीक है। फिर हीमोस्टेसिस इसमें पॉइंट आ जाता है, ठीक है। हीमोस्टेसिस वाले पॉइंट के बाद इसमें आता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वाला पॉइंट, फिर इसमें क्लोटिंग वाला पॉइंट आ जाता है। लास्ट पॉइंट जब इसमें आता है ना दैट इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनल केमिकल इन्वायरमेंट। तो जितने भी मैं आपको सब हेडिंग्स बता रही हूँ, जब आप इनमें सब हेडिंग्स ये सारी लिखेंगे तब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड से पहले तक इसका आंसर बनता है बुक में, वहां तक आपने इसको लिखना है, तब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ आ गई इतने पोर्शन की? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वो है कार्डिक साइकिल क्या होता है, ठीक है। अब कार्डिक साइकिल को ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है बल्कि इसका आंसर बताती हूँ, ठीक है। सो कार्डिक साइकिल वाला आप पॉइंट ढूंढे पेपर में मिल जाएगा आपको, बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कार्डिक साइकिल वाला पॉइंट। अच्छा, इसमें आप कार्डिक साइकिल लिखें, ठीक है। इसमें फिर जो फेजेस आती है वो भी आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है, जिसमें रिलैक्सेशन फेज आ जाता है जिसको डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो कंट्रैक्शन वाला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं आर्टीरियल सिस्टोल आ जाता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ जाता है, ठीक है। इनमें फिर ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल वाला भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। सारा के सारा जो कार्डिक साइकिल है ना आपको बुक में मिल ही गया होगा, आपने ए टू जी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, तब आप इसके आंसर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन प्रेशर फ्लो थ्योरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। कि प्रेशर फ्लो थ्योरी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपकी बुक में मेंशन ही है, आपको मिल गई होगी, ठीक है। नहीं मिली तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रेशर फ्लो थ्योरी आपकी बुक में है, आप उसको निकालें, उसको सारी की सारी थ्योरी को आपने एक्सप्लेन करने, इसमें जितने भी डिटेल है ना वो आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी है, लेकिन मैंने चैनल पे ना पॉइंट्स की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपने वो रिटन फॉर्म में नोट्स निकालने, ए टू जी लिख देने, नहीं तो जो बुक में आपको प्रेशर फ्लो थ्योरी ने आपने उसको पॉइंट्स बना के सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। So next important long question of this chapter is discuss various pathways in route followed by a water to reach xylem tissues। अब ये बहुत आसान है, आई होप आपको इस बुक में आंसर भी मिल जाएगा सारे। अगर मैंने आंसर बताने तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो चैनल पे जाएं, इसको सर्च करें, इससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएंगे। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे पाथवेज हैं जिसके अकॉर्डिंग रूट्स में वाटर जो है वो जाइलम टिश्यूज में ऊपर की तरफ मूव करता है। वो सारे पाथवे जो हैं वो पूछ रहे हैं, आपने इसको एक्सप्लेन कर देना, बुक पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह लेक्चर वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, दैट इज डिस्क्राइब लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो डिस्कस इट्स वेरियस फंक्शन। सो पूछ रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। सो इसके आंसर में ना आपने लिखना है, सबसे पहले तो आप बुक पे जाएं, आपको मेजर ये जो टॉपिक है ना लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से मिल जाएगा। आपने ए टू जी इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, सबसे पहले आपने लिम्फेटिक सिस्टम लिखना है, उसमें जो जो आपको आता है कि इसमें फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम में वो आपने सबसे पहले लिखना है। फिर इसमें जो
फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज लिम्फ एंड लिम्फ कैपिलरीज क्या है वो आपने एक्सप्लेन करनी है, लिम्फ वेसल क्या है वो एक्सप्लेन करनी है, द फ्लो ऑफ द लिम्फ आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है, लिम्फ नोड क्या है वो भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल जो लिम्फोइड मैसेज है वो भी पॉइंट इसी में आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने इसके फंक्शंस भी लिखने हैं। अब फंक्शंस में ना मेजर 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो 4 पॉइंट्स चैनल पे भी पढ़े हुए हैं, नहीं तो आप बुक पे देखें तो पैराग्राफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। उसको आपने पॉइंट्स लिख के, आपने पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स लिखने हैं आपने, तब आप इसके क्वेश्चन को खूबसूरती से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर भी समझ आ गई कहाँ से कहाँ तक लिखने। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डिस्कस ब्लड प्लाज्मा इन डिटेल। अब ब्लड प्लाज्मा वाला आंसर आपको ऑलरेडी बुक में पता है कहाँ है, मेजर से टॉपिक है। अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसके आंसर की बात करें ना तो जो ट्रांसपोर्ट इन मैन वाला टॉपिक है ना आपकी बुक में, ट्रांसपोर्ट इन मैन वाले टॉपिक में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बेटा, उसमें जो पहला पॉइंट है ना आपका प्लाज्मा, ठीक है, जो कि 55% ऑफ ब्लड वाई वॉल्यूम होता है, उसमें आपने पॉइंट्स बना के सबसे पहले प्लाज्मा को एक्सप्लेन करना है। फिर उसमें इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल आयंस वाला पॉइंट भी इसमें आ जाता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, वो इसका फर्दर नेक्स्ट पॉइंट बनता है। फिर जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाते हैं वो सारे के सारा आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है ना दैट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, फिर हार्मोन्स, फिर रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। सो कहने का मकसद है कि जो ब्लड प्लाज्मा जो पहला पॉइंट है ना, वहां से आपने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है, और जो ब्लड सेल्स है ना उससे पहले तक आपने इसका आंसर लिखना है, और जो पॉइंट्स इसमें फर्दर आते हैं वो मैंने आपको बता भी दिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का दैट इज राइट डाउन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स वाला पॉइंट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 डिफरेंस बताने। अब कैसे आप कॉलम बनाएं, कॉलम बना के इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। अब इनके सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर आपको बुक पे मिल ही गया होगा, आर्टरीज और वेन्स वाला पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आर्टरीज लिखनी है, आर्टरीज की लोकेशन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। उसमें जो वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट, वेजो डायलेशन वाला पॉइंट वो भी आ जाता है, ठीक है। अब आर्टरीज में ये सारी की सारी डिटेल लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने वेन्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस वाला साइड में उन्होंने पूछा ना डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने कॉलम बनाने, ठीक है, आपने लाइन लगानी है सेंटर में, फिर आपने इन दोनों वेन्स और आर्टरीज को एक्सप्लेन करना है। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं ना आई तो चैनल पे मैंने सेपरेट इन दोनों को डिफरेंस से रिलेटेड ना एक लेक्चर अपलोड किया हुआ, वहाँ आपको रिटन फॉर्म में प्रॉपर कॉलम में इसके आंसर मिल जाएंगे। सो बेसिकली इसमें आपने लिखना है कि इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कि नहीं होता, इनमें कौन सी लेयर जो है वो थिक है, कौन सी नहीं थिक थिन है कि नहीं है, ब्लड फ्लो इनमें कौन सा है, कहाँ ज्यादा ब्लड फ्लो है कहाँ नहीं, इनका स्ट्रक्चर, बेसिकली इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड आपने डिफरेंस ही लिखना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बुक पे इसका आंसर भी मिल गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 10th important long question of this chapter and that is describe the mechanism of opening and closing of stomata। अब इसके आंसर में क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बुक पे आपको टॉपिक मिल जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये मेन टॉपिक आपकी बुक में, ये आपने सारे के सारे एक्सप्लेन कर देना है। इसमें जो फर्दर पॉइंट्स है, सबसे पहले आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन करना है। इसमें जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है वो वाला पॉइंट आ जाता है, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, ठीक है। फिर जो इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस हाइपोथेसिस है वो सारी की सारी थ्योरी इसमें आ जाती है। कंट्रोल ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द गट सेल्स, ये वाला पॉइंट आ जाता है। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला पॉइंट इसमें आ जाता है, ठीक है। लाइट का जो इफेक्ट है गार्ड सेल्स पे या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में वो आ जाता है। तो ए टू जेड जितना भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाला टॉपिक है ना वो आपने एक्सप्लेन कर देना, तब आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन वो इसी से मिलता जुलता है। अब इसमें उन्होंने कहा कि हमें मैकेनिज्म बताएं, इसमें उन्होंने फर्दर हमें एक मेजर टॉपिक से भी एक स्पेसिफिक पॉइंट उठाया हुआ है, तो पूछा है उन्होंने कहा कि जी एक्सप्लेन कर दें हमें, ये डिस्क्राइब कर दें हाइपोथेसिस, कौन सी हाइपोथेसिस, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस वाली, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में अपना रोल परफॉर्म करती है। तो अभी मैंने बताया कि बुक में उसी जो मेजर टॉपिक है उसी में एक पॉइंट है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस हाइपोथेसिस वाला, वो आपने सारे के सारे पहले पॉइंट्स लिखने हैं। उसमें पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन वाला पॉइंट भी आ जाता है, उसमें कंट्रोल ऑफ पोटेशियम आयन इनटू एंड आउट साइड ऑफ द गार्ड सेल्स आ जाता है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लाइट का इफेक्ट, तो सारे के सारे पॉइंट जो है ना वो फिर वहां से लेके एंड तक जो ये टॉपिक है ना मेजर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाला, वहां तक इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि है कि ट्रांसफॉरेशन इज अ नेसेसरी एवल कमेंट करें। तो बेसिकली वो ट्रांसफॉरेशन रिलेटेड डिटेल पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या इसके आंसर में आपने लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, इसके आंसर की बात करें ना तो वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि ट्रांसपरेशन जो है वो एक नेसेसरी इविल है, क्यों? तो इसके आंसर में ना ट्रांसपरेशन रिलेटेड जितनी भी डिटेल आपकी बुक में मेंशन है ना, आपने सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड जो है वो इसका आंसर लिख देना। नहीं भी समझ आती, मैं बार बार कह रही हूँ, चैनल पर जाएं, इसका आपको रिटन फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं रही, पढ़ा तो रही नहीं हूँ, आपको जस्ट आंसर बताने, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल वो पूछ रहे हैं, जितनी डिटेल आपको पता है पॉइंट्स बना के आपने एक्सप्लेन कर देने। नहीं समझ आ रही कि कौन से पॉइंट कैसे, तो चैनल पे जाएंगे तो आपको इसको रिटन फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, ठीक है? सो लास्ट स्लाइड है हमारी आज की लेक्चर की, वो है चैप्टर नंबर 14 को, जो हमने 14th इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑन एडीमा एंड थैलेसीमिया। बेसिकली दो डिजीजेस वो उठा के हमसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एडीमा के बारे में आप क्या जानते हैं और थैलेसीमिया के बारे में क्या जानते हैं। अब ये बहुत खूबसूरती से आप इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये कहाँ इसका आंसर मिलेगा, बुक पे आए आप, डिसऑर्डर्स ऑफ जो ब्लड है ना, खून की जो बीमारी है, ये बेसिकली ये दोनों वो हैं। एडीमा भी आपको उधर मिल जाएगा, थैलेसीमिया का आंसर भी आपको उधर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एडीमा के आंसर में। तो एडीमा का जो आंसर है ना, उसमें आपने इसके कॉजेज लिखने हैं, अगेन आपको पता है सिम्टम्स लिखने हैं, इसमें इसका इफेक्ट्स लिख देना है आपने, सारे का सारा कंट्रोल लिख देना है, ट्रीटमेंट लिख देना है, डिजीज कोई भी हो इसको इसी तरह अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? थैलेसीमिया की बात करें, थोड़ा सा आपने थैलेसीमिया को एक्सप्लेन करना है, इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कैरेक्टर्स आप इसमें बता दें, क्योर बता दें, ठीक है? कॉजेज बता सकते हैं, सिम्टम्स बता सकते हैं। सो आपकी बुक में थैलेसीमिया भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और एडीमा वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। आपने सारे के सारे जो भी पैराग्राफ है उसको पॉइंट्स की शक्ल में अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग है इस चैप्टर का, दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, ठीक है? फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपरेशन पे, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, ये मेजर टॉपिक है, आपको बुक में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहले इसमें आता है लाइट, ठीक है? लाइट का आपने इफेक्ट बताना है, फिर आपने इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताना है, ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर का इफेक्ट बताना है, विंड का इफेक्ट बताना है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोइल वाटर का इफेक्ट बताना है। तो ये कोई मेजर 6 पॉइंट्स आ जाते हैं। जब आप इन 6 के 6 पॉइंट्स को बहुत खूबसूरती से हेडिंग्स बना के इनका इफेक्ट बताएंगे ना रेट ऑफ ट्रांसपरेशन पे, तब आप इसको बहुत खूबसूरती से अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, ठीक है? आंसर भी आपको समझ आ गया कहाँ से कहाँ तक लिखना है। बुक पे भी मैंने इशारा करवा दिया कि भाई ये टॉपिक है, ठीक है? अच्छा जी, याद आपने करना, नहीं समझ आई फिर भी तो फिर आप चैनल पे जाके इसको समझ लें। लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाउ ट्रांसपरेशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। अब आपको पता है कि ये जो है ना, ये बेसिकली एनिमल जो ट्रांसपरेशन है ना उस पोर्शन में से है, और उनमें हाइड्रा में वो पूछ रहे हैं। तो हाइड्रा आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा? जो ट्रांसपरेशन इन एनिमल्स वाला पॉइंट है ना, उसमें पहला जो एनिमल हमने डिस्कस किया था ना, वो ट्रांसपरेशन इन हाइड्रा ही है। सबसे पहले आप इसमें इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बाद उसमें फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? सो दो मेजर जो है वो इसमें सब हेडिंग्स आ जाती हैं, वो मैंने आपको बता दी, उसमें आप पॉइंट्स लिख दीजिएगा तो आप इसको खूबसूरती से अटेम्प्ट कर पाएंगे, इनके नंबर्स को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने 16 जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, और ना सिर्फ स्टेटमेंट आपको आसान कर दी, बल्कि मैंने बुक में भी आपको निशान लगा दिए कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है? फिर कौन कौन से पॉइंट्स कैसे आप उसको फर्दर खूबसूरत लिख सकते हैं वो भी बता दिया, ठीक है? एक्सप्लेन कर दिया कि लॉन्ग को कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि लॉन्ग था कहाँ से कहाँ तक लिखे, तो हम उसके लॉन्ग को जस्टिफाई करें। बाद का बच्चा ये तो बहुत लंबा लिखना बैठ जाता है या बहुत छोटा लिखने बैठ जाता है। तो ना सिर्फ मैंने लॉन्ग बताया, बल्कि कैसे लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, फिर अटेम्प्ट कैसे करना है पैराग्राफ में, हेडिंग्स में, और फिर उस क्वेश्चन में कितनी हेडिंग्स आती है वो भी मैंने आपको बता दी। तो आई होप आज की लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो आपने करना क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है, आपने लाजमी करना, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ना मुझे कमेंट्स में ये फीडबैक लाजमी देना है कि जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 के, जो मैंने शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या वो बनाने का मकसद मेरा पूरा हुआ? क्या ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी आपके लिए हेल्पफुल साबित भी हुई है कि नहीं, ठीक है? तो वो आपने मुझे लाजमी बताना है। अब यहाँ तक ना हमारा सारी तकरीबन बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट
जरूर। ना सिर्फ मैंने आपको पूरी की पूरी बुक चैनल पे एक एक टॉपिक पढ़ा दिया, बल्कि मैंने लास्ट पे एक सीरीज स्टार्ट की, जिसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट बताए चैप्टर के, ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तैयारी हो जाए। अब मैंने क्या करना है, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा और आपका कनेक्शन खत्म नहीं होगा। मैं आपके साथ आज के बाद ये बताऊंगी कि भाई पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर पैटर्न पे मैं जो है वो लेक्चर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगी। सो मजीद अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आइडिया देना चाहते हैं कि मैम प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हमें कुछ हेल्प हो, तो आपने वो स्पेसिफिक टॉपिक भी मुझे कमेंट्स में देना है, तो उससे रिलेटेड मैं लाजमी आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट किसी सीरीज के साथ, नेक्स्ट पोर्शन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।